नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग आपकी किताब जो कक्षा 10 की किताब है आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र के रूप में, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण व भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले भूमिका में कुछ प्रमुख शब्दावलियों को लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हेडिंग मुख्यतः पढ़नी है पहले उसे देख लेते हैं। तो प्रमुख शब्दावलियाँ हो जाएंगी। इसके बाद हमें पढ़ना रहेगा वैश्वीकरण, जो कि चैप्टर है और इसी से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो वैश्वीकरण और फिर क्या है, वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव, वैश्वीकरण के प्रभाव। देखिए, दोनों प्रभाव होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के, कौन कौन, सकारात्मक व नकारात्मक। तो पॉजिटिव इंपैक्ट एंड नेगेटिव इंपैक्ट, तो सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग इतने टॉपिक को कवर करेंगे मुख्य शब्दावलियों को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं मुख्य शब्दावलियाँ कौन कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें पढ़नी है शब्दावली जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी या कंपनियां कह सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। इसके बाद हमें पढ़ना है निवेश, इसके बाद पढ़ना है निवेश के बाद पढ़ना है परिसंपत्ति, परिसंपत्ति अंग्रेजी में एसेट बोलते हैं, निवेश को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसके बाद एक चीज और पढ़ना हमें, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम लोग दो चीजों को मुख्यतः पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आयात, एक पढ़ते हैं निर्यात। ठीक है, तो देखिए चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहले पढ़ना है प्रमुख शब्दावलियां भूमिका के रूप में। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होगी वैश्वीकरण से, लेकिन यहाँ से प्रमुख शब्दावलियां जब हम देखेंगे, क्योंकि वैश्वीकरण में इन सबकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रश्न तो यहाँ से बनेंगे, लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, 2 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसकी बात करेंगे अभी। और उसके बाद निवेश पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, परिसंपत्ति क्या होती है, इसके बाद विदेशी निवेश क्या होता है, आयात और निर्यात क्या होते हैं। फिर हमें जानना है वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ एक चीज और जानेंगे, उदारीकरण, प्लस यहाँ आप लिख सकते हैं उदारीकरण, उदारीकरण नहीं है, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ठीक है, भारत में 1991 में LPG अपनाया गया था। LPG गैस नहीं अपनाई गई थी, LPG एक प्रक्रिया है जिसमें क्या हुआ था, तो इसमें आप पढ़ेंगे उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, 3 प्रक्रियाओं को अपनाया गया था 1991 में। उसी के तहत वैश्वीकरण हम भारत में देखते हैं। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन हैं, उसके बाद देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक। और फिर क्या है, WTO, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो व्यापार से संबंधित यह पूरी प्रश्नावली होने वाली है, मतलब यह पूरा का पूरा अध्याय व्यापार पर है, तो WTO का महत्व है। ठीक है, इसकी स्थापना और स्थापना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रमुख शब्दावलियों से, और उसमें देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपकी सबसे पहली शब्दावली हो जाएगी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। आइए समझते हैं पहले इसको। तो मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, जिनकी उत्पादन इकाइयां, जिनकी उत्पादन इकाइयां मतलब जो प्रोडक्शन कर रही है कोई कंपनी, उसकी जो उत्पादन इकाई है, जैसे पेप्सी है, पेप्सी बनाने का काम अगर कई देशों में कर रही है तो वहां पे कहेंगे पेप्सी की इकाइयां स्थापित है, यूनिट्स स्थापित है।
ठीक है, जैसे भारत में भी पेप्सी का उत्पादन हो रहा है, चाइना में पेप्सी बिकती होगी, वहां पे उत्पादन होगा, अमेरिका में बिकती है, वहां पर उत्पादन होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पेप्सी की जो यूनिट्स हैं, शाखाएं हैं, वह हर देश में लगभग मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं, उनकी उत्पादन इकाइयां जो होती हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स जो होती हैं, वह एक देश में ना होकर कई देशों में होती हैं, कई देशों में होती हैं। यानी वे कंपनियां जिनकी उत्पादन इकाइयां एक से अधिक देशों में होती है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। और आप यह भी कह सकते हैं कि जो सेवाएं विश्व में मतलब कि एक से अधिक देशों को प्रदान करती हैं, जैसे भारत का कोई बैंक है, मान लेते हैं HDFC बैंक है, यह भारत में ही नहीं चलता है, भारत के बाहर भी कई देशों में है। तो ये अपनी सेवाएं जो है बैंकिंग सेवा के रूप में आता है, आप जानते हैं। तो बैंक जो सेवा दे रहा है, HDFC बैंक मान लेते हैं, यह विदेशों में भी दे रहा है अपनी सेवा, तो उसे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में काम कर रहा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वे कंपनियां जिनकी उत्पादन इकाइयां एक से अधिक देशों में होती है, जिनकी उत्पादन इकाइयां एक से अधिक देशों में होती हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। एक मिनट, यहां पे एक चीज और जोड़ लीजिए, उत्पादन इकाइयां एक से अधिक देशों में होती हैं तथा एक से अधिक देशों में उत्पादन इकाइयां होती हैं तथा एक से अधिक देशों में सेवाएं प्रदान करती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। समझिएगा, तो वे कंपनियां जिनकी उत्पादन इकाइयां एक से अधिक देशों में होती हैं तथा एक से अधिक देशों में सेवाएं प्रदान करती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। जैसे आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, किंगफिशर, जो कि एयरलाइंस थी किंगफिशर, विजय माल्या की। उसके बाद जब वह दिवालिया घोषित हो गए, तब से तो वह सेवाएं उनकी बंद हैं फिलहाल। लेकिन उस समय जब वह चलन पे थी अपने किंगफिशर, तो वह क्या कर रही थी? वह जो जहाज की सेवा है, अपनी वायुयान की सेवा है, वह भारत से लेकर कई देशों तक अपनी जहाज चलाते थे। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या है, वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। ठीक है, उसके साथ साथ उनकी कोई और कंपनी भी, बियर की कंपनी भी थी किंगफिशर के नाम से। तो इस तरह से देखेंगे वह बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। ठीक है, टाटा मोटर्स आज जो आता है, वह केवल एक देश में बनती है कारें उसकी? नहीं, हर देश में बनती है, और हर देश में अगर भारत में बनी है तो वह और देश में भी जाती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इनकी निर्माण की इकाइयां जो हैं, उत्पादन की इकाइयां हैं, एक से अधिक देशों में है। और वे क्या करती हैं? फिर वे अपनी सेवाएं भी एक से अधिक देशों में प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, सबसे पहला देश अपने देश का रखते हैं, कौन? टाटा मोटर्स। और भी एग्जाम्पल्स हैं, पेप्सी है। ठीक है, और भी आप रख सकते हैं, कोई भी बिस्किट आ गया, ज़्यादातर बिस्किट बाहर भी जाते हैं, तो बिस्किट या बिस्कुट एक ही बात होती है। तो टाटा मोटर्स हो गया, पेप्सी हो गया। टेस्ला कंपनी का नाम आपने सुना होगा, एलोन मस्क। टेस्ला की कारें जो हैं वह कई देशों में बनती हैं। ठीक है, सैमसंग मोबाइल का नाम सुना होगा, कोई भी मोबाइल ले लीजिए, कुछ पार्ट उसके अलग अलग देशों में बनते हैं। तो यहाँ पे जो सैमसंग है, उसके ज़्यादातर पार्ट चाइना में बनते हैं। और एसेंबल होता है ज़्यादातर कहाँ पर? ताइवान में, फिर दक्षिणी कोरिया में, यहाँ पर उसको मिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद भारतीय बाजारों में या विश्व के अन्य बाजारों में इसे बेचा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो सभी कंपनियां हैं, यह सभी कैसी कंपनियां हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो इसके लिए एक आप नोट लिख सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं
वह अंतर्देशीय उत्पादन करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतर्देशीय उत्पादन करती हैं। ठीक है, देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतर्देशीय उत्पादन करती हैं। ठीक है, यहां पे हो गया अंतर्देशीय, दो शब्द होते हैं। देखिए एक शब्द होता है अंतर्देशीय और दूसरा शब्द होता है अंतरादेशीय। इसको भी जानते रहिए। अंतर्देशीय का मतलब होता है अलग अलग देशों के बीच जब उत्पादन होता है, मतलब यहां पर उत्पादन हो, यहां पर उत्पादन हो, तो हम इसे कहते हैं अंतर्देशीय। अगर एक ही देश के अंदर हो इसी देश के अंदर हो तो इसे हम कहते हैं अंतरादेशीय। इसे कहेंगे अंतरादेशीय, इसे कहेंगे अंतर्देशीय। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसको बढ़ावा देती हैं? अंतर्देशीय उत्पादन को बढ़ावा देती हैं, या फिर कह सकते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं यह अंतर्देशीय उत्पादन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां जिनकी उत्पादन इकाइयां एक से अधिक देशों में होती हैं तथा एक से अधिक देशों में सेवाएं प्रदान करती हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स, पेप्सी, टेस्ला, सैमसंग आदि। ठीक है, आप सभी मोबाइल कंपनियों को शामिल कर सकते हैं। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतर्देशीय उत्पादन को बढ़ावा देती हैं। सबसे पहले इसको उतार लीजिए। तो अब आइए देखते हैं इसी के अंतर्गत एक हेडिंग और कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अपनी उत्पादन इकाइयां लगाएंगी कहाँ लगाएंगे। अब जहां उनको फायदा होगा वहीं लगाएंगे। कोई भी कंपनी व्यवसाय करती है तो वह अपने लाभ के लिए करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ कमाना चाहती हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? पहली बात तो यह जान लीजिए क्या होता है, लाभ कमाना। अब लाभ कमाने के लिए जहां पर हर चीज इनको सस्ती मिलेगी वहां पर अपनी उत्पादन इकाई लगाएंगे। ठीक है, तो यानी कि उत्पादन इकाइयां वहां लगाएंगे जहां पर इनको सस्ता पड़ेगा और सब कुछ आसान पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो उनकी उत्पादन इकाइयां हैं स्थापित करने के लिए प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादक इकाइयां कहां स्थापित करती हैं। तो अगली हेडिंग है आपकी, तो हेडिंग लिखते हैं। देखिए इनका तो उद्देश्य हो गया यह लाभ क्या है? उद्देश्य है। अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन इकाइयां कहां स्थापित करती हैं? कहां स्थापित करती हैं? आप बताइए, अगर आपको कहीं जाकर रहने के लिए कहा जाए और कहाँ जाए, वहां पे एक फैक्ट्री स्थापित करिए और आप स्वतंत्र रूप से आप जा सकते हैं कहीं पर भी, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? आप जाने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर सस्ता मजदूर उपलब्ध है कि नहीं। ठीक है, यानी सस्ते श्रमिक मिल रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहला कारक हो जाता है सस्ते श्रमिक। लिख सकते हैं जहां सस्ते श्रमिक मौजूद हों, जहां सस्ते श्रमिक मौजूद हों। ठीक है, तो पहला कारक यह हो गया जहां सस्ते श्रमिक मौजूद होंगे वहां पर कंपनियां जाएंगी क्योंकि उनको सस्ता पड़ेगा श्रम। दूसरा कारक हो सकता है जमीन जहां सस्ती हो, जहां किराया सस्ता हो। तो आप लिख सकते हैं जहां जमीन सस्ती हो, जहां जमीन क्या हो? सस्ती हो। अब बताइए जमीन सस्ती होगी तभी तो लगाएंगे, क्योंकि इनको उत्पादन लागत हवा में, उत्पादन इकाइयां तो हवा में स्थापित तो करेंगे नहीं, इनको जमीन पे ही स्थापित करना होगा। उसके लिए जमीन चाहिए और जमीन सस्ती हो तो और बेहतर होगा। ठीक है, और भी कारक हैं, तो यहाँ पे जमीन सस्ती हो और कारक क्या बन जाएगा देखिएगा। तो जमीन सस्ती हो और अन्य उत्पादन के लिए आप लिख सकते हैं उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य संसाधन
जैसे बिजली आदि, बिजली आदि आदि बेहतर ढंग से उपलब्ध हो, बेहतर व कम कीमत पर उपलब्ध हो। ठीक है, देखिए उत्पादन के लिए एक मिनट, उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य संसाधन जैसे बिजली बेहतर व कम कीमत पर उपलब्ध हो। और एक चीज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कच्चा माल। ठीक है, अगर आपको बिस्किट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, और दूध चाहिए, चीनी चाहिए। यह सभी जहां उपलब्ध होगी वहीं पर आप बनाएंगे। ठीक है, जाके रेगिस्तान में नहीं खोल देंगे। आपको बिस्किट बनाने का कारखाना खोलना है तो रेगिस्तान में जाके नहीं खोलेंगे। जहां पर आपको निकटता रहेगी कच्चे माल के लिए वहीं पर आप इसका कारखाना लगा सकते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, जहां पर क्या होता है, कच्चा माल उपलब्ध होता है, तो जहां कच्चा माल उपलब्ध हो वहीं पर अपनी उत्पादन इकाइयां लगाती हैं। जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, जहां कच्चा माल आसानी से व कम कीमत पर उपलब्ध हो, कम कीमत पर उपलब्ध हो। ठीक है, आगे देखिए और भी कोई कारक तो आप लिख सकते हैं। अब बताइए, आपने उत्पादन तो कर लिया, आप बेचेंगे कहां, उसके लिए मार्केट चाहिए, बाजार चाहिए। तो अगर बाजार नजदीक होगा तो परिवहन का खर्चा कम गिरेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि मार्केट की जो हो निकटता हो, तो जहां बाजार की निकटता हो, जहां बाजार की निकटता हो। ठीक है, और आप एक चीज और लिख सकते हैं, अन्य में तो शामिल हो ही जाएगा परिवहन। तो अब यहां पर लिख सकते हैं परिवहन सुविधाएं बेहतर हों, जहां परिवहन सेवाएं बेहतर हों। एक चीज और, अभी आप देखते होंगे कि साउथ में कई मूवियां ऐसी हैं जहां पर कई कंपनियां आती हैं किसी क्षेत्र में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए, लेकिन वहां पर जो सरकार होती है उनको स्थापित नहीं करने देती है, कई प्रकार से उनको परेशान करती है। यह मूवीज में दिखाया जाता है। और फिलहाल वहां पे तो मूवीज में दिखाई जाती है कंपनीज वो खतरनाक टाइप का जो होता है अपना उत्पादन इकाई लगाना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पे कई बातें और भी हो जाती हैं। जैसे सरकार की अगर नीतियां कठोर होंगी तो आपके देश में कोई आना चाहेगा उत्पादन इकाई लगाने के लिए, नहीं आना चाहेगा। कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी आपके क्षेत्र में नहीं आना चाहेगी अगर आपकी सरकारी नीतियां कठोर है उसके प्रति। ठीक है, उससे टैक्स ज्यादा वसूले, जो भी उसको सहायता प्रदान करे, वो सहायता तो होगी नहीं, फिलहाल कंपनीज को सहायता नहीं देगी सरकार। तो उसको सहायता अगर किसी कंपनी को सरकार सहायता करेगी ना लगाने में उत्पादन इकाई, तो वहां पर तेजी से विकास होगा। वहां पर तेजी से क्या होगा, विकास होगा। यानी कि वहां पर उत्पादन इकाइयां ज्यादा से ज्यादा लगेंगी। इस समय वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बाहर से भारत में पैसा बहुत आ रहा है, कई कंपनियां लगा रही हैं। ये क्यों हुआ है, क्योंकि देश में जो है नीतियां जो हैं कठोर नहीं है, अब धीरे धीरे क्या हो गई हैं, लचीली हो गई हैं। तो लचीली जितनी होंगी वहां पर कंपनियां अपनी जो है इकाइयां ज्यादा स्थापित करती हैं। तो आप लिख सकते हैं जहां पर सरकारी नीतियां कठोर ना हो यानी लचीली हो। अगर यह बात ना समझ में आई हो तो आप समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यह कोई क्षेत्र है, कोई देश है। ठीक है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ए है, यहां पर अपना एक उत्पादन इकाई लगाना चाहती है। ठीक, तो इससे कहा जाए तुम जाओ यह फॉर्म भर के लाओ, यह फॉर्म भर के लाओ, यह करा के लाओ, इसका रजिस्ट्रेशन करा के आओ। तो यह कंपनी सोचेगी इतना झंझट काहे मोड़ लेना। एक देश यहाँ पर मान लेते दूसरा देश है, यहाँ पर इसे कहा गया कि आओ तुम्हारा सब काम हम एक साथ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह जो एक कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है वह कहाँ चली जाएगी, इस देश में। तो इस देश में उत्पादन इकाई अपनी लगा लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लगाएगी। तो इसलिए 1991 में भारत में एलपीजी अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। और उसके तहत भारत को क्या किया गया, खुला बाजार बनाया गया। ठीक है, कोई भी आसानी से आ सकता है और इतनी भी आसानी से नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर
जो है कोई भी आकर भारत में व्यापार कर सकता है कुछ नीतियों के तहत, और उसके बाद भारत से कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर व्यापार कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन इकाइयां कहाँ लगाती हैं, या उत्पादन इकाइयां स्थापित करने को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आप पहले इसे एक बार देख लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन इकाइयां कहाँ स्थापित करती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के डैश लगाएंगे। इसके बाद देखिए कौन कौन सा है, जहां सस्ते श्रमिक मौजूद हो, जहां जमीन सस्ती हो, उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य संसाधन बेहतर व कम कीमत पर जहां उपलब्ध हो, उसके बाद जहां कच्चा माल आसानी व कम कीमत पर उपलब्ध हो, आसानी से व कम कीमत पर क्या हो, उपलब्ध हो, जहां बाजार की निकटता हो, जहां परिवहन सेवाएं बेहतर हो, जहां पर सरकारी नीतियां कठोर ना हो। तो इसे पहले उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं आगे। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं कभी कभी क्या करती हैं, जहां देश में जाती, जिस देश में, वहां की कोई स्थानीय कंपनी होती है उसके साथ मिलकर उत्पादन करती हैं। ठीक है, जिससे जो स्थानीय कंपनी होती है उसे दोहरा लाभ होता है। आप कह सकते हैं जब आप यहां पर मान लेते हैं एक देश यह है और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी मान लेते हैं ए है, ठीक है, और यहां पर कोई स्थानीय कंपनी बी है, तो ए को यहां उत्पादन की इकाई स्थापित करनी है। ठीक है, तो यह उत्पादन की इकाई स्थापित ना करके यह बी के साथ मिलकर उत्पादन करे। अब इसे कुछ ढूंढना भी नहीं है, बी सब कुछ स्थापित करके रखा हुआ है। इससे दोहरा लाभ होगा बी को, और इसको तो लाभ हुआ ही कि इसे कुछ खोजना नहीं है। तो इसे तो हो गया लाभ, मतलब इसे कुछ खोजना नहीं है, इसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, स्थानीय कंपनी करवा के अपना सब कुछ की हुई है। तो बी वाला जो क्या होगा, बी को कैसे लाभ होगा, तो इसे निवेश मिलेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वह बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके पास बहुत सारा धन होता है, तो यह निवेश करेंगी। अब निवेश शब्द को हम समझेंगे, अभी हमने लिखा था ना उसमें, जब खाका बनाया था तो उसमें लिखा था निवेश शब्द, इन्वेस्टमेंट समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं निवेश, तो धन के रूप में हमको निवेश मिलेगा। ठीक है, तो निवेश के रूप में क्या मिलेगा, धन मिलेगा, यह जो स्थानीय कंपनियां हैं। और इसके बाद क्या मिलेगा, इन्हें प्रौद्योगिकी मिलेगी, यानी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्हें प्रौद्योगिकी मिलेगी। तो आइए समझते हैं कैसे इनको दोहरा लाभ होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इसी का, अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां टॉपिक ही चल रहा है, तो देखिएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां कभी कभी क्या करती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कभी कभी स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर, कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन करती हैं, जिससे स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। दोहरा लाभ होता है। ठीक है, दोहरा लाभ होने का दो लाभ है, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि पान का और दोहरा का लाभ होगा। ठीक है, दोहरा लाभ होता है। तो अब देखिए दोहरा लाभ कौन कौन सा है। तो अभी बताया कि निवेश के लिए धन उपलब्ध होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं स्थानीय कंपनियों में निवेश करती हैं, धन लगाती हैं। तो आप लिख सकते हैं पहला लाभ हो गया, निवेश के लिए धन उपलब्ध होता है, निवेश के लिए धन प्राप्त होता है। किसी भी चीज को स्थापित करने के लिए ना निवेश सबसे बड़ा एक कारक बनता है, उसको बेहतर बनाने के लिए। निवेश का मतलब होता है सीधे सीधे, अभी समझाएंगे, फिलहाल अभी जान लीजिए कि धन ऐसी जगह लगाना जहां से फिर धन आने की उम्मीद हो, तो उसे हम कहते हैं निवेश। क्या कहते हैं, निवेश। दूसरा देखिए लाभ क्या होगा, स्थानीय कंपनियों को प्रौद्योगिकी का आगमन होगा। तो आप लिख सकते हैं स्थानीय कंपनियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी की सुविधा प्राप्त होगी।
अब यहाँ पे यह समझ लीजिए आधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बताइए जो उत्पादन व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि हम मशीनें लगा देंगे उसके लिए, उस काम के लिए। तो जहां पर कई इंसानों का काम होता है, एक मशीन आसानी से कर लेगी। फिर क्या हुआ? लाभ भी तो हुआ ना प्रौद्योगिकी से। तो स्थानीय कंपनियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी की क्या मिलती है? सुविधा प्राप्त होगी। इससे किससे? किससे? बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब अपनी इकाइयां किसके साथ, इकाइयां ना स्थापित करके स्थानीय जो कंपनियां हैं उनके साथ साझा करके क्या करें? उत्पादन करें। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कभी कभी स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन करती हैं, जिससे स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। और हमने बता दिया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होता ही होता है, ठीक है। निवेश के लिए इन्हें धन प्राप्त होता है, और क्या होता है? स्थानीय कंपनियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी की सुविधा प्राप्त होती है, यहां होती है, कर लीजिए, ठीक है। इसको उतार लीजिए, तब हम लोग समझते हैं निवेश और परिसंपत्ति। तो आइए अब देखते हैं निवेश, इन्वेस्टमेंट। निवेश, तो हमारी दूसरी शब्दावली क्या है? निवेश। पहले हमने पढ़ लिया बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अब हम पढ़ेंगे निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हम लिख सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज आप लोग जानते हैं, तो COM लिख के डॉट लगा देंगे तो कंपनीज पूरा कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हो गया। अभी निवेश पर देखिए, निवेश को, तो निवेश का मतलब होता है धन को लगाना, आपके पास जो पैसा है उसे कहीं लगाना, ठीक है, और जिससे क्या हो? भविष्य में और पैसा आने की उम्मीद हो। तो इस तरह से जब हम पैसा लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। तो आप सीधे कह सकते हैं आय उत्पन्न करने के लिए, आय उत्पन्न करने के लिए, पैसे को, पैसे को मतलब यहां क्या है? आपको, आपकी जो आय है, ठीक, मतलब जो आपके पास धन है, ठीक है, के लिए पैसे को किसी परिसंपत्ति में लगाना। अब परिसंपत्ति क्या है इसके बाद देखेंगे। किसी परिसंपत्ति में लगाना, लगाना निवेश कहलाता है, निवेश कहलाता है, ठीक है। जैसे समझिए, जैसे समझिए, देखिए अभी यहां पे आप देखेंगे कि अगर आप कोई भूमि, आपके पास कोई भूमि है, आप कोई भूमि खरीद रहे हैं, बाद में उसकी कीमत बढ़ सकती है, उसकी कीमत बाद में क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो एक तरह से आपने क्या कर दिया? भूमि में निवेश कर दिया। तो आजकल ज्यादातर लोग जमीन खरीदते हैं और 2-3 साल बाद बेचते हैं, तो उससे उनको लाभ होता है। तो यह एक प्रकार का क्या है? निवेश है। अगली बात, हम कोई ऐसी चीज खरीदें, जैसे आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद सकते हैं। आजकल लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे निवेश हो रहा है। जब आप पैसे को निकालते हैं उसे विनिवेश बोलते हैं। आप किसी जगह पैसा लगा रहे हैं तो उसे निवेश बोलते हैं, और जब पैसा वहां से निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं, ठीक है। तो पैसा लगाना निवेश है और पैसा निकालना विनिवेश है। जैसे भारत सरकार इस समय रेलवे में विनिवेश कर रही है, यानी रेलवे को प्राइवेट कर रही है, यानी रेलवे को बेच रही है, तो यह क्या है? विनिवेश है। और जब वह कोई चीज खरीदेगी तो उसे क्या कहेंगे? निवेश कहेंगे। तो यहां पे परिसंपत्ति को खरीदना, परिसंपत्ति क्या है? तो अभी यहां से देखेंगे, फिर हम अगली हेडिंग बना के पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे भूमि, भवन, मशीनें आदि खरीदना, मशीनें आदि खरीदना। अब यहां पे बांड ओंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, खरीदना आप लिख सकते हैं, म्यूचुअल फंड वाला भी लिख सकते हैं, आदि लिख देते हैं, हो गया खत्म। अब यहां पे दूसरी हेडिंग है, यहां पे एक शब्द आ गया परिसंपत्ति, ठीक है, परिसंपत्ति, अंग्रेजी में बोलते हैं एसेट, एसेट्स, ठीक है। तो अब देखिए परिसंपत्ति क्या होती है? तो वे वस्तुएं होती हैं, परिसंपत्ति वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है तथा जिनका उपयोग आय अर्जन में किया जाता है। तो आइए लिख देते हैं, वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जिन्हें मुद्रा में
व्यक्त किया जा सकता है, या लिख सकते हैं व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तथा जिनसे आय अर्जन किया जाता है, आय अर्जन किया जाता है, परिसंपत्तियां कहलाती हैं, परिसंपत्तियां कहलाती हैं। समझ लीजिए, वे वस्तुएं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जाता है तथा जिनसे आय अर्जन किया जाता है परिसंपत्तियां कहलाती हैं। देखिए, इसी को खरीदना निवेश कहलाता है, परिसंपत्तियों को खरीदना निवेश कहलाता है, जबकि परिसंपत्तियां क्या हैं? वे वस्तुएं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जाता है तथा जिनसे आय अर्जन किया जाता है परिसंपत्तियां कहलाती हैं। आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, वह आपकी क्या है? परिसंपत्ति है। आपके पास घर है, यह क्या है? आपकी परिसंपत्ति है। आपके पास कोई फैक्ट्री है, वह क्या है? आपकी परिसंपत्ति। आपके पास खेत है, यह क्या है? आपकी परिसंपत्ति है। तो उदाहरण के लिए क्या है? उदाहरण वही उदाहरण हो जाएगा, भूमि, भवन, और किसी कंपनी में अगर पैसा लगाया है तो उसका जो बॉन्ड होगा वह भी क्या होगा? वह भी क्या हो जाता है? आपका निवेश हो जाता है, और निवेश हो जाता है, और वह जो आपके पास बॉन्ड पड़ा हुआ है आपकी क्या हो जाती है? परिसंपत्ति हो जाती है। तो भूमि, भवन, मशीनें, वाहन आदि क्या है? आपकी परिसंपत्तियां होती हैं। ठीक है, तो यह निवेश और परिसंपत्ति आप समझ गए होंगे। पैसा लगाना निवेश कहलाता है, और दूसरा शब्द इसी के साथ हमने बता दिया था, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। तो कहीं से पैसा निकाल लेना, जहां आपने पैसा लगाया था किसी परिसंपत्ति में, उसको बेचकर फिर से पैसा अपने पास ले लेना, उसे विनिवेश कहा जाता है। ठीक है, अब यह हो गया, निवेश हो गया। उसके बाद क्या है? परिसंपत्ति। तो परिसंपत्ति क्या है? तो जो जहां पैसा आप लगा रहे हैं, जहां निवेश कर रहे हैं, जहां पैसा खरीद रहे हैं, मतलब जिस निवेश से आप कोई चीज खरीद रहे हैं, उसे जो कहेंगे, जो खरीद रहे हैं आप, वह आपकी क्या हो जाती है? परिसंपत्ति हो जाती है। वे वस्तुएं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, यानी आप कार लिए हैं तो कार का दाम मुद्रा में हो सकता है, घर का दाम मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, खेत का दाम मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनसे आय अर्जन भी किया जा सकता है, वाहन से आप आय अर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, घर में रह रहे हैं तो एक तरह से आपको आय तो नहीं दे रहे, लेकिन आप घर में कोई कार्य कर लेंगे तो अर्जन हो ही जाएगा। उसके बाद खेत से तो आपको पता ही है कि खेत से जो उत्पादन होता है उससे आय अर्जन होती ही है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको भूमि, भवन, मशीनें आदि दे दिया गया है, इसको उतार लीजिए पहले। अब आइए देखते हैं विदेशी व्यापार। अगला हेडिंग जो है आपका, यानी अगली शब्दावली जो है वह है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसे समझिए, विश्व के किन्हीं दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के परस्पर व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। विदेशी व्यापार कहा जाता है। ठीक है, तो विश्व के किन्हीं दो देशों के बीच होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के परस्पर व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। मान लेते हैं यह है अमेरिका, और इधर मान लेते हैं भारत है। ठीक है, तो अमेरिका है और कौन है? भारत है। यहां पर मान लेते हैं कोई चीज है जहां इसका उत्पादन हुआ या फिर कोई कच्चा माल है। तो फिलहाल अमेरिका ज्यादातर कच्चा माल नहीं देता है, यह ज्यादातर क्या करता है? बना बनाया सामान बेचता है। तो यहां से हम मान लेते हैं यहां पर कुछ बना है, मान लेते हैं कोई वाहन बना है, मान लेते हैं कोई फोर व्हीलर है, यहां से यहां उत्पादन हुआ और यह आ गया भारत में। यह आ गया कहां? भारत में।
भारत ने मान लेते हैं कोई वस्त्र बनाया, ऊनी वस्त्र बनाया और इसे कहाँ भेज दिया, अमेरिका में, या किसी अन्य देश के साथ व्यापार कर लिया, तो इसे कहा जाता है विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार या विदेश व्यापार भी बोला जाता है। ठीक है, तो विदेशी व्यापार क्या होता है, विश्व के किन्हीं दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के परस्पर व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। एक चीज और जानिए, विदेशी व्यापार जब होता है तो अब बताइए, जो अमेरिका का बाजार था और भारत का बाजार हो गया, लगभग दोनों मिल गए एक साथ। इससे क्या हुआ, विदेशी बाजार से यानी विदेशी व्यापार से क्या हुआ, किन्हीं दो देशों के बाजारों का एकीकरण हुआ। अब यह अगर पूरे विश्व के साथ एक मान लिया जाए, सभी विश्व के जो देश हैं सभी आपस में व्यापार करने लगे, तो पूरा विश्व एक बाजार हो जाएगा, जिसे कहते हैं बाजार का एकीकरण। ठीक है, विदेशी व्यापार द्वारा आगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विदेशी व्यापार द्वारा बाजारों का एकीकरण होता है। विश्व के बाजारों का, विश्व के बाजारों का एकीकरण होता है, एकीकरण होता है। तो विश्व के बाजारों का क्या होता है, एकीकरण। अब एकीकरण का मतलब क्या है, कई बाजार जब एक साथ मिलकर व्यापार करने लगते हैं तो उसे कहा जाता है एकीकरण। अब एकीकरण से सुविधा क्या होती है कि लगभग हर बाजार में जो होता है सामानों का मूल्य जो होता है वह धीरे धीरे क्या होने लगता है, समान होने लगता है, समान होने लगता है। ठीक है, सेम होने लगता है। तो अब यहां पे मान लेते हैं अमेरिका वही है, अमेरिका है, यूएसए है, और यहां कौन है, भारत है, इंडिया है। तो अब यहां से जब व्यापार होगा, जब यहां से व्यापार होगा, इसका सामान यहां पहुंच रहा है, इसका सामान यहां पहुंच रहा है, तो जो सामान यहां पर जिस दाम में बिक रहा होगा और वही सामान यहां पे भी बिक रहा है, यानी दोनों बाजारों में धीरे धीरे कीमतें क्या होने लगती हैं, समान होने लगती हैं। विश्व, पूरा विश्व इसी प्रकार मिल जाए, यहाँ ब्रिटेन हो गया मान लेते हैं, और कोई भी देश, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, सब देश एक साथ, सभी देश अपने देश के सामान का व्यापार अलग अलग देशों के साथ कर रहे हो, तो इससे विदेशी व्यापार कहेंगे। और उसके साथ दोनों देश, सभी देशों की बाजारों का क्या हो गया, एकीकरण हो गया, सभी देश के बाजार क्या हो गए, एक हो गए, एक तरह एक बाजार का काम करने लगे, और यही प्रक्रिया ना वैश्वीकरण कहलाती है। अभी बाद में हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह क्या हो गया, सभी बाजारों का एकीकरण, सभी बाजार बड़े बाजार का निर्माण करेंगे, जिसे कहेंगे क्या, बाजार का एकीकरण। तो बाजार का एकीकरण क्या है, तो बाजार का एकीकरण क्या है, विदेशी व्यापार द्वारा, विदेशी व्यापार द्वारा सभी विश्व के सभी बाजारों का एक हो जाना, विश्व के सभी बाजारों का एक हो जाना, जिससे सभी बाजारों में एक ही वस्तु की कीमत समान होने लगती है, उसे हम कहते हैं क्या, विदेशी, क्या कहते हैं, बाजारों का एकीकरण कहते हैं, बाजारों का एकीकरण कहते हैं। ठीक है, आइए एक लाइन और लिखते हैं इसमें, वह क्या है, वह है यहां पे बाजारों के एकीकरण से, बाजारों के एकीकरण से, बाजारों के एकीकरण से विश्व के किसी भी बाजार में, विश्व के सभी बाजारों में, सभी बाजारों में एक ही वस्तु की कीमतें, एक ही वस्तु की कीमत या कीमतें लिख सकते हैं, एक ही वस्तु की कीमतें लगभग समान हो जाती हैं, लगभग समान हो जाती हैं। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, इससे कंपटीशन जब बढ़ता है, आप जानते हैं कि कंपटीशन किसी भी चीज के लिए बहुत बेहतर होता है। ठीक है, अगर आपके सामने कई लोग व्यापारी बैठे हुए हैं, आपको कोई सामान बेच रहे हैं, तो आप वहां डिसाइड कर सकते हैं कौन अच्छा है कौन खराब है। अगर ये कंपटीशन नहीं होगा, कोई एक ही व्यक्ति आपके सामने बेचने वाला है, तो आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, अगर आपको आवश्यकता है तो जब कंपटीशन होगा तो वहां पर आपके पास सुविधा होगी चॉइस की, चयन का अधिकार होगा, चयन का अधिकार। जब आपके पास एक ही बेचने वाला व्यक्ति होगा, एक ही बाजार होगा, तो आप चयन कैसे कर पाएंगे, फिर तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जब विश्व के जो बाजार हैं इनका एकीकरण हो गया, तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, कंपटीशन देखने को मिलता है। और कंपटीशन के मामले में सभी लोग अच्छे से अच्छा सामान बनाना चाहते हैं और सस्ते से सस्ता देना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो बाजारों का एकीकरण है यानी वैश्वीकरण जो कहलाएगा बाद में, तो इससे क्या किसको लाभ होता है, जो उपभोक्ता है पक्ष उनको लाभ होता है, और उत्पादक को होता ही होता है बेहतर सामान के बेहतर, जो जितना बेहतर बनाएगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ठीक है, और कीमतों में क्या रहती है, एक तरह से
कीमतें स्थिर रहती हैं, कीमतें ज़्यादा घटती बढ़ती नहीं है, लगभग सभी लोगों की कीमतें धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, समान होने लगती हैं। अब आगे देखिएगा, तो विदेशी व्यापार के दो रूप हैं, विदेशी व्यापार के दो रूप होते हैं, या विदेशी व्यापार में दो चीजें शामिल हैं। कौन कौन? एक आयात शामिल है और एक निर्यात शामिल है। तो पहले देखिए आयात, और फिर क्या है, निर्यात। तो ज्यादातर लोग इसमें, आप लोगों में से ये तो जानते ही होंगे, ज्यादातर क्या सभी लोग जानते होंगे, आयात को अंग्रेजी में कहते हैं इंपोर्ट और निर्यात को कहते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, जब हम किसी देश से सामान अपने देश में मंगाते हैं तो उसे कहते हैं इंपोर्ट यानी आयात, ठीक है, आयात कहते हैं। जब हम अपना सामान किसी अन्य देश को बेचते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात, ठीक है। तो क्या हो गया, जब हम किसी देश से सामान मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं, जब हम किसी देश को सामान बाहर बेचते हैं किसी अन्य देश को तो हम उसे क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए पहले, उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे वैश्वीकरण क्या होता है, और देखेंगे वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों की बात करेंगे, और उसके साथ हम देखेंगे WTO, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।